आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 के जितने भी आपके महत्वपूर्ण कवि परिचय हैं उनको देखने वाले हैं। देखिए, आप सभी को यहाँ पे बहुत ही रिसर्च के बाद 5 से 6 हमने कवि परिचय सेलेक्ट किए हैं जो आप सभी से बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, आप सभी चाहते हैं कि आप सभी को वही कवि परिचय मिले कि जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो आप सभी देखिए सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी को वही कवि परिचय यहाँ पर बताने वाली हूँ जो आप सभी से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 5 से 6 आपके कवि परिचय रहेंगे जो हमने बहुत ही रिसर्च के बाद इनको सेलेक्ट किया है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवि परिचयों की ओर बढ़ते हैं। सीरियल वाइज सीरियल हम कवि परिचय देखेंगे। पहले सूरदास जी का देखेंगे, इसके बाद में हम तुलसीदास जी का देखेंगे, फिर इसके बाद में आपका आएगा जयशंकर प्रसाद। तो ऐसे आपके 6 कवि परिचय रहेंगे जिनको हम सीरियल वाइज सीरियल कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में जीवन परिचय, इसके बाद में हम इनकी रचनाएँ देखेंगे, फिर उसके बाद में हम उनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो एमपी बोर्ड में अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो 2 रचनाएं पूछी जाती है आपसे। काव्यगत विशेषताएं, तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आपको लिखना है भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। लेकिन यूपी बिहार में आपसे देखिए जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 90% आपसे केवल 2 रचनाएं पूछी जाती है, काव्यगत विशेषता और साहित्य में स्थान, और 10% केवल जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहले जीवन परिचय को भी समझेंगे। आपको केवल एमपी बोर्ड वाले बच्चों को नाम मात्र जीवन परिचय कंप्लीट करना है, वैसे ही आपको केवल याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा याद भी नहीं करना है, केवल नाम मात्र का याद करना है, क्योंकि एमपी बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। यदि पूछ लिया जाता है तो आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको केवल जीवन परिचय नाम मात्र करना है। तो चलिए हम पहले जीवन परिचय से रिलेटिव कुछ बातें, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जिनसे आप अपना जीवन परिचय ठीक है अच्छे से बना सके। कोई का भी जीवन परिचय हो, आप यदि इस ट्रिक के माध्यम से जीवन परिचय को याद करेंगे तो आपको जीवन परिचय चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि जीवन परिचय का क्या अर्थ है। देखिए, जीवन परिचय में हमें लिखना क्या है, क्या पढ़ना है, तो देखिए वही लिखना वही पढ़ना है कि उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं वही बातें हमें जीवन परिचय में लिखना है, परिचय देना। अब हम किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इंटरव्यू देने जाएंगे। इंटरव्यू में क्या देंगे, हमारा परिचय देंगे। परिचय यानी कि हमारे बारे में हम बताएंगे, हमारा नाम बताएंगे, हमारे गांव का नाम बताएंगे, हम कहाँ पे रहते हैं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हमारे तहसील का नाम बताते हैं, हमारे ज़िले का नाम बताते हैं। तो हमारे से जो जुड़ी बातें हैं वही बातें हम इंटरव्यू में बताते हैं। तो वही क्या है, आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं, ठीक है, उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं वही बातें हमें जीवन परिचय में लिखना और पढ़ना है। अब आप याद कैसे करेंगे जीवन परिचय को, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखे। ट्रिक के माध्यम से आप सभी को मैं यहाँ पर जीवन परिचय याद करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं हम जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, सूरदास जी के जीवन परिचय से हम हर एक कवि के जीवन परिचय को समझेंगे। आप सभी किसी का भी जीवन परिचय याद कर रहे हो, तो यदि आप सभी इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको जीवन परिचय याद करने में कठिनाई नहीं आएगी, आप सरल तरीके से जीवन परिचय को याद कर सकेंगे। तो आप सभी को हर एक कवि के जीवन परिचय को याद करने के लिए इस ट्रिक को आजमाना है। उस ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक कवि के जीवन परिचय याद करने हैं, आपको बहुत ही सरल तरीके से जीवन परिचय याद हो जाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। तो देखिए, पहला बिंदु क्या है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। दूसरा है कि इनका जन्म मथुरा के निकट नूरक्ता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है।
देखिए हो सके ना आप जो दूसरा पॉइंट है इसको पहले पॉइंट पे लिखिएगा और जो पहला पॉइंट है इसको आप दूसरे पॉइंट पे लिखिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम उनके जन्म स्थान के बारे में बताएंगे और फिर उनकी जन्म तारीख के बारे में बताएंगे। तो आप सभी किसी का भी जीवन परिचय याद कर रहे हो तो आप सभी को पहले उनका जन्म स्थान बताना है, फिर उनकी जन्म तिथि बतानी है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले दो बातें, एक तो उनका जन्म स्थान और उनकी जन्म तारीख। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही को मानते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है उनके जन्म स्थान के बारे में कि दिल्ली के जो पास एक सीही नामक गांव है उस गांव में उनका जन्म हुआ था। ये कुछ विद्वानों का कहना है। अगला है कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। तो सूरदास जी के गुरु थे वो कौन थे, तो वल्लभाचार्य जी थे। अष्टछाप कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टछाप जो कवि है उन कवियों में सूरदास जी का एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। देखिए इसके बाद में हमें आखिरी में इनका निधन बता देना है। ठीक है, निधन का सन बताएं कि कौन से सन में इनका निधन हो गया। तो सूरदास जी का 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया था। ठीक है, यदि आप सभी किसी का भी जीवन परिचय लिखें तो आप सभी को उनका जन्म स्थान बताना है, फिर उनकी जन्म तारीख बतानी है, फिर उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की और क्या क्या हुआ उनके जीवन में, और आखिरी में आपको बताना है उनके निधन का सन और कहाँ पर इनका निधन हो गया। ठीक है, आप सभी ऐसे ही पॉइंट हर एक कवि के जीवन परिचय के बना सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। चलिए तो अब हम इधर बढ़ते हैं हमारे सूरदास जी के जीवन परिचय की ओर। जैसा कि यहाँ पर कॉपी में लिखा है, आपको परीक्षा में देखिए ऐसे ही लिखना है। 90% जिलों में नहीं पूछा जाता है जीवन परिचय। 90% जिलों में आपसे दो रचनाएं पूछी जाती है, काव्यगत विशेषताएं पूछी जाती है और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों को तो करना ही नहीं है जीवन परिचय, क्योंकि एमपी बोर्ड में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, उनकी दो रचनाएं पूछी जाती है, काव्यगत विशेषता पूछी जाती है और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। यूपी बिहार में पूछे जाते हैं आपके जीवन परिचय। ठीक है, तो आपको ऐसे पॉइंट बना लेने हैं, ऐसे पॉइंट बना के याद कर लेने हैं और फिर उन पॉइंटों को आपको एक से एक जोड़ देना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको पढ़ा के बता देती हूँ आपको, पढ़ के इसके बाद में जो आपके अगले कवि आएंगे, ठीक है, आपको उनके जीवन परिचय के ऐसे बिंदु बना लेने हैं और ऐसे बिंदु आपको याद करने हैं। देखिए आप बिंदु के माध्यम से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी का भी जीवन परिचय याद करेंगे, जैसे कि आपका जो कोई सा भी प्रश्न है, अब प्रश्न आपका इस टाइप से लिखा है, ठीक है, उसको याद करने में आसानी कैसी रहेगी, पॉइंट में रहेगी। सबसे बेस्ट तरीका हमारे पॉइंट का रहता है। तो आप सभी को भी ऐसे ही जीवन परिचय को याद करना है, पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट को फिर मिला देना है, ऐसे याद करने हैं बस केवल, जिसमें आपका जीवन परिचय याद हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास का जन्म आगरा के पास रुनकता में सन 1478 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। और एक बार सूरदास ने एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाकर श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सौंप दी। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने कृष्ण लीलाओं का आर्थिक वर्णन किया है। और सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली गांव में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो इसमें से देखिए 2-4 आपके बिंदु नहीं है। ठीक है, तो आपको वही बिंदु नोट करना, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। इन्होंने
किन किन की रचना की है? तो देखिए इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। इनकी रचनाएं तो काफ़ी सिंपल है। क्या है? पहली रचना सूरसागर, दूसरी है सुरसरावली, तीसरी है साहित्य लहरी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर। देखिए काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष रहेगा और कला पक्ष रहेगा। ठीक है, भाव पक्ष की आपको हेडिंग डालना है, फिर लिखना है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। देखिए अनन्य भक्त का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा किसको मानते थे? तो ये सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण को मानते थे। देखिए सभी भगवान को ही मानते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिय था इनको वो थे श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भाव का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। तो यह इनका भाव पक्ष की सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भाव का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। ठीक है, आप इसमें से एक आधी लाइन कट करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 नंबर का आपका आएगा भाव पक्ष, ये तो आधा ही नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद में कला पक्ष। कला पक्ष में हम क्या लिखेंगे? तो देखिए कला पक्ष में उनकी भाषाएं लिखनी है हमें कि काव्य में उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, काव्य में उन्होंने किस छंद का प्रयोग किया, किन अलंकारों का प्रयोग किया, किन मुहावरों का प्रयोग किया। तो ये हम कला पक्ष के अंतर्गत लिखेंगे। चलिए, तो सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग किया। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, सूरदास जी का कला पक्ष क्या है कि इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, साथ में इन्होंने गेय पद की शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में हमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि ऐसे अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है इनका कला पक्ष। यदि आपको किसी का कला पक्ष नहीं आता है तो आप ये बातें जरूर लिखिए, खाली छोड़कर ना आए कि इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अधिकतर कवि अपनी काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं या खड़ी बोली का करते हैं या अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। तीनों भाषाओं में से एक न एक भाषा का तो जरूर प्रयोग करते हैं, तो आपको तीनों ही ठोक देनी है। ठीक है, और 1 लाइन और लिखना है, क्योंकि 1 लाइन के तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 1 लाइन और लिखना है कि इन्होंने अपने काव्य में यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है मुहावरे के, ना ही छंद का लिखना है, ना ही अलंकार के नाम लिखने, केवल आपको ऐसा लिखना है कि इनके काव्य में अलंकारों का, मुहावरे का, लोकोक्तियों और छंद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ऐसे आपको लाइन को घुमा फिरा कर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए साहित्य में स्थान क्या है सूरदास जी का, कि सूरदास जी का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो इनका क्या है साहित्य में स्थान, कि सूरदास जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रहा है। इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, उस योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरण करता रहेगा। ठीक है, अब आपको किसी का साहित्य में स्थान नहीं है याद, आप भूल गए, तो देखिए साहित्य में स्थान के भी लिखने के दो लाइन हैं। कौन कौन सी?
नोट करते चलें कि सूरदास किसी का भी यहाँ पे नाम है तो आप लिखिएगा कि इनका साहित्य में स्थान महत्वपूर्ण है और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान दिया है इसके लिए ये हिंदी साहित्य के लिए हमेशा स्मरणीय करते रहेंगे। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ यहाँ पर मैं कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, आपको किसी का साहित्य में स्थान नहीं आता है तो आप ये साहित्य में स्थान लिख सकते बना सकते, आपको कुछ न कुछ नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले कवि के जीवन परिचय की ओर, उनकी रचनाओं को देखेंगे, काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे। तो ये हमारा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, आप सभी को ऐसे ही बिंदु बना लेने हैं जैसे हमने सूरदास जी के बनाए थे, आपको याद करना है। तो जीवन परिचय जैसे कि यहाँ पर तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। ठीक है, और जिनका जन्म तिथि और जन्म ठीक है स्थान के बारे में मतभेद है। मतभेद का मतलब है कि चर्चा हो रही है और सामान्य रूप में इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। तो देखिए, आपको ऐसे खास पॉइंट लिख लेने हैं और उनको याद कर लेने हैं और फिर आपको ऐसे लिखने हैं। ठीक है, परीक्षा में। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैं आपको पढ़कर बताऊंगी यहाँ पे, तो काफ़ी लंबा वीडियो हमारा बन जाएगा। हम फोकस उन पे करेंगे जो हमारे एमपी बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो हमारे से एमपी बोर्ड में 2 रचनाएं पूछी जाती है। तो इनकी देखिए 2 रचनाएं, रामचरितमानस कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक आदि। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 7 आपकी रचनाएं, आपसे केवल परीक्षा में 3 रचनाएं पूछी जाती हैं। तो देखिए, आपको 3 रचनाएं याद कर लेनी है और तीनों रचनाएं एक जैसी आपको ये याद कर लेनी है, याद भी रह जाएगी आपको। कवितावली, गीतावली, दोहावली। देखिए, लड़कियों के नाम है कविताई, इसके बाद में गीताई, फिर दोहाई। ठीक है, दोहावली। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए नोट्स तैयार करने के लिए। इसके बाद में हमारी काव्यगत विशेषताएं रहेंगी। भाव पक्ष। तो देखिए, आप सभी को भी रचना की भी ऐसी हेडिंग डालनी है और फिर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर भाव पक्ष की भी डली, फिर लिखना है आपको भाव पक्ष। तो देखिए, इनका भाव पक्ष क्या है। तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। उनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भावों का सागर लहराता है और ये भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। तो सूरदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। इनकी रचनाओं में हमें धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भावों का सागर देखने को मिलता है। ये सूरदास जी है जो कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी है। ठीक है, समाज सुधारक भी है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। चलिए, अब हम इनका कला पक्ष देखते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। कला पक्ष में क्या लिखना है कि इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया अपने काव्य में और किन अलंकारों का, किन छंदों का प्रयोग किया है। चलिए, तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में दोहा छंद आदि का प्रयोग किया है। ठीक है, और भी छंद है, रोला छंद, छप्पई छंद, चौपाई छंद। तो ऐसे बहुत से छंद का प्रयोग अपने काव्य में किया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इनका कला पक्ष है कि जो तुलसीदास जी है इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा और अवधी भाषा, इन दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है और इनके काव्य में हमें दोहा छंद देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, साहित्य में स्थान कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की है। इनके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, क्या है साहित्य में स्थान कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है और इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की है। तो इसके लिए इनको
हिंदी साहित्य सदा ही स्मरणीय रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले कवि के जीवन परिचय की ओर। देखिए हमारे अगले कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तो यह है आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, सिंपल सा है, छोटा सा है, आपको पॉइंट बना लेने हैं कि जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। कौन से सन में? 1889 में। और इनके बचपन में इनके माता पिता गुजर गए, यानी कि देहांत हो गया इनके माता पिता का। और इन्होंने 8वीं कक्षा तक ही स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी। कहाँ तक पढ़े थे स्कूल में? ये 8वीं तक। इसके बाद ही इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। और जीवन में इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और सन 1937 में इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का काफ़ी सिंपल सा जीवन परिचय। आप ऐसे याद करना चाहते तो ऐसे कर लीजिएगा, पॉइंट में याद करना चाहते तो पॉइंट में याद कर लीजिएगा, जैसा आपको लगे वैसा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं रचनाओं की ओर। तो देखिए पहली रचना है इनकी कामयानी, ये है महाकाव्य आंसू। ठीक है, अब देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनके जीवन में इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। तो अब वो ऐसे कई पल आए होंगे जिनमें वो खुद को अकेला महसूस उन्होंने किया होगा, जिससे उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लहर लहर करने झरना, इसके बाद में करुणालय, चित्रधार, कानून कुसुम आदि। ठीक है, तो आदि रचना है ये। पहली क्या है इनकी? कामयानी, आंसू है दूसरी, तीसरी लहर, चौथी झरना, पांचवी करुणा ले और छठी है चित्रधार। इसके बाद में है सातवीं कानून कुसुम। ठीक है, इसमें से जो आपको लगे आप 3 रचनाएं याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषता, भाव पक्ष। जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में समरसत्ता का संदेश देखने को मिलता है। इनके काव्य में समरसत्ता का संदेश देखने को मिलता है। इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। इनके काव्य में प्रेम, करुणा का भाव देखने को मिलता है। इनके साहित्य में कहीं कोमलता है तो कहीं पर माधुर्य है, तो कहीं पर शक्ति है, तो कहीं पर ओज है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है कला पक्ष। कला पक्ष क्या है इनका कि प्रसाद जी भाषा में सहज प्रवाह एवं काव्य सौंदर्य, इनकी भाषा में क्या है? तो सहज प्रवाह है और काव्य सौंदर्य है। इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई है। जयशंकर प्रसाद जी ने प्राचीन छंदों के साथ साथ जो पुराने छंद हैं उनके साथ साथ इन्होंने नवीन का मतलब होगा जो नए छंद की अब रचना हुई है, तो उन छंदों में भी काव्य रचना की है। इसके अतिरिक्त आपने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में किया है। ठीक है, तो ये है इनका कला पक्ष। आप इसको छोटा बनाना चाहते तो आप छोटा बना सकते हैं। कैसे? 1-2 लाइन इसमें से गायब करके। ठीक है, आप बस केवल इतना लिखिएगा। देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि प्रसाद जी की भाषा में सहज प्रवाह एवं काव्य सौंदर्य है। इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों ही शैली को अपनाया है। ठीक है, इसके बाद में आप लिखिएगा कि इनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है,
ऐसे आप इनका कला पक्ष छोटा कर सकते हैं। चलिए तो अब हम इनके साहित्य की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए साहित्य में स्थान है कि जयशंकर प्रसाद महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध हुए हैं। ये महाकाव्यकार में भी, नाटक में भी और कथा में भी, ठीक है, सभी रूपों में एक साहित्यकार ये सिद्ध हुए हैं, यानी कि सभी में ये पुण्य थे, भरपूर पूरा बोलते थे कि ये तो सभी कार्य में सक्षम है, ठीक है, लिखने में भी, पढ़ने में भी, खेती करने में भी, बिजनेस में भी, ठीक है, तो सभी कार्य में सक्षम है। तो जयशंकर प्रसाद भी महाकाव्यकार में, नाटककार में, कथाकार में, तो इनमें सब में क्या है, ये सक्षम है, तो साहित्यकार सिद्ध होते हैं। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले कवि के जीवन परिचय की ओर। तो देखिए अगले कवि हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और ये है उनका जीवन परिचय। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा उनका जीवन परिचय। तो भले इनका जितना बड़ा नाम है, हम उनका जीवन परिचय उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो आपको इसमें से मेन पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1899 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसाबाद नामक रियासत में हुआ था। तो आपको ऐसा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। कैसा लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में मेदिनीपुर जिले की, ठीक है, यहाँ से लिखना है, मेदिनीपुर जिले की महिबादल नामक रियासत में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के नवास जिले के गढ़ावोला में रहने वाले थे, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको इतना लिखना है केवल कि इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, ठीक है, ये लिखना है। इनकी माता का निधन 3 वर्ष के बाद ही हो गया था। जब ये 3 वर्ष के थे उनके बाद ही इनका निधन हो गया था, ठीक है। पिता के कठोर स्वभाव के कारण निराला का बचपन ममता रहित बीता, ठीक है, यहाँ से करना है। इसके बाद में फिर आपको लिखना है कि निराला जी, ठीक है, हिंदी साहित्य तथा संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। इनकी जो रुचि थी वो रुचि इनकी किस में थी, एक तो हिंदी साहित्य और संगीत में थी, ठीक है। फिर इसके बाद में इनका सन बता देना कि सन 1961 में निराला जी का निधन हो गया, ठीक है। ऐसे आपको इनका जीवन परिचय बनाना है, छोटा बनाना है। जितना बड़ा नाम है हमें उतना बड़ा इनका जीवन परिचय नहीं बनाना है, ठीक है, छोटा बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, तुलसीदास, आराधना, नए पत्ते आदि, ठीक है। तो ये 7 से 8 रचनाएं, आपको केवल 3 रचनाएं कंप्लीट करनी। 3 ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए या ये 2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनका भाव पक्ष, ठीक है। चलिए तो भाव पक्ष क्या है कि निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे, क्योंकि इनके काव्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। निराला जी की कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके काव्य में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, राष्ट्रीयता का भाव, राष्ट्र के प्रति रुचि देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इनका भाव पक्ष, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इनके कला पक्ष की ओर।
तो देखिए इनका कला पक्ष है कि इन्होंने अपने काव्य में रस और छंदों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपने काव्य में किसका प्रयोग किया है? छंद और रसों का प्रयोग किया है। तथा निराला जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की है, अर्थात इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्या है इनके काव्य में? अलंकार है। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है वो अलंकार का किया है। तो इन्होंने अपने काव्य में एक तो रस और छंद दोनों का प्रयोग किया है। निराला जी के जो अलंकार है वो उच्च कोटि के अलंकार हैं। इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनका कला पक्ष है। चलिए अब है इनका साहित्य में स्थान। तो इनका साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है। कैसा स्थान है? उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम स्थान है। इन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की है, जिनके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो क्या है इनका साहित्य में स्थान? कि इनका साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है, यानी कि सर्वोपरि स्थान है। उत्कृष्ट या भी नहीं बोल सकते हो तो आप सर्वोपरि बोल सकते हैं। तो इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है और इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की है। इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे, यानी कि इनको याद करते रहेंगे हम सभी। इन्होंने जो हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की, इसके लिए हम इनको सदा ही स्मरण यानी कि याद करते रहेंगे। सदा ही हिंदी साहित्य इनको याद करता रहेगा, भूलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम अगले कवि की ओर और देखते हैं नागार्जुन नागेश्वर जी का। ठीक है, नागार्जुन का ये है आपका जीवन परिचय। ठीक है, जिनको ज़रूरत है जीवन परिचय की, आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार पढ़ेंगे। आप पॉइंट में बना लीजिएगा, पॉइंट में काफ़ी सरल होगा याद करने में। तो आप पॉइंट बनाइएगा और पॉइंट के ज़रिए आप जीवन परिचय याद करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। तो देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। पहली रचना है युगधारा, दूसरी है प्यासी पथराई आंखें, तीसरी है सतरंगे पंखों वाली, चौथी है खून और शोले, पांचवी अखिल ऐसा क्या और छठी है हजार हजार बाहों वाली, सातवीं तुमने कहा था और आठवीं है प्रेत का प्यान। ठीक है, ये 8 आपकी रचना है इनकी। क्या क्या है? पहली थी हमारी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, खून और शोले, आखिर ऐसा क्या है और हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। ठीक है, इसके बाद में प्रेत का बयान। चलिए तो आपको जो इसमें से ठीक लगे वो आप इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। 3 याद करनी है, वैसे 2 पूछ जाती है तो 3 तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं भाव पक्ष के अंतर्गत। कि नागार्जुन जीवन के धरती के जनता के, ठीक है, नागार्जुन जीवन के धरती के जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी कविता में शोषितों एवं शोषक के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है और इनके शाही ही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, समसामाजिक गतिविधियों पर करारे प्रहार किए गए हैं। ठीक है, क्या है इनका भाव पक्ष? तो नागार्जुन जी जीवन के धरती के जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी कविता में शोषितों एवं शोषकों के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है, यानी कि आवाज़ उठाई है इन्होंने शोषितों के प्रति और शोषक के
प्रति और इनके शाही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, समसामाजिक गतिविधियों पर करारे प्रहार इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसमें से एक दो लाइन कट करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, बस केवल ये यहाँ तक, ये आखिरी की लाइन आप कट कर दीजिएगा, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इनका कला पक्ष देख लेते हैं। तो देखिए कला पक्ष है कि इनकी बोली सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। काव्य विषय इनके प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं। इन्होंने दोनों ही प्रकार की छंदबांध एवं छंद युक्त रचनाएं की है। ठीक है, क्या है इनका कला पक्ष कि इन्होंने अपने कला पक्ष में बोली सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। इनके काव्य में जो भाषा देखने को मिलती है वो कौन सी, सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली। काव्य विषय इनके प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं और इन्होंने दोनों ही प्रकार की छंदबांध एवं छंद युक्त रचनाएं की है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लें। इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान है। साहित्य में स्थान है कि बिना किसी भय, द्वंद्व, संकोच को अपनी बातों को दमनकारी से, ठीक है, स्वप्ने वाले नागार्जुन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है और अपनी सपाट बयानी के लिए वे निरंतर याद किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा हिंदी इनके साहित्य में स्थान को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले कवि। तो देखिए यहाँ पर हमारे अगले कवि है मंगलेश डबराल। ठीक है, कौन है अगले कवि, मंगलेश डबराल। ठीक है, तो देखिए यह है मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय कि इनका जन्म सन 1948 में उत्तराखंड स्थित हियरी गढ़वाल के काफलदानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, काफलदानी। ठीक है, काफलदानी नामक गांव में हुआ था। कौन से सन में, 1948 में। और इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में संपन्न हुई। इन्होंने दिल्ली में हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष तथा आसपास में कार्य किया था। फिर ये भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित पूर्णग्रह में सहायक संपादक हो गए। इसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ समय काम करने के बाद जनसत्ता में साहित्य संपादक बन गए और अल्पकाल तक सहारा समय में संपादन कार्य करने के पश्चात ये नेशनल बुक स्टेट से संबंध हो गए और कोरोना संक्रमित होने से 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। ठीक है, इनके निधन का ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये कोरोना में ही मरे हैं। ठीक है, कोरोना में ही इनकी मृत्यु हुई है 9 दिसंबर 2020 को। 1948 का इनका जन्म था और इनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई। ठीक है, आपको सन नहीं याद रहता है इनका निधन का तो कोरोना काल लिख दीजिएगा आप, तो कि कोरोना काल में मंगलेश डबराल जी का निधन हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं क्या है इनकी। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, तथा इसके बाद में है छठी, नए युग में शत्रु आदि। ठीक है, नए युग में शत्रु, क्योंकि ये घर से बाहर थे तो बाहर तो शत्रु ही रहते हैं। ठीक है, तो पहली क्या है इनकी रचना, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं इनका भाव पक्ष। तो देखिए इनकी कविताओं में पूंजीवादी, षड्यंत्र और समानता बोध दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है। वे मूल्यतः व्यवस्था विरोध अर्थात प्रतिपक्ष के कवि है। वे वंचितों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। वंचितों के लिए वो क्या करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, यानी कि आवाज़ उठाते हैं। जो आवाज़ नहीं उठा पाते व्यक्ति, उनके लिए ये सहारा बनते हैं, उनकी ओर से ये बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इनका भाव पक्ष, कि इनकी कविताओं में हमें पूंजीवादी, षड्यंत्र और समानता बोध दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है। और ये मूल्यतः व्यवस्था विरोध यानी कि प्रतिपक्ष के कवि हैं। वे वंचितों के लिए आवाज़ें बुलंद करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इनका कला पक्ष। ठीक है, कला पक्ष क्या है इनका, कि डबराल जी की भाषा विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित होती है। शांत और सुस्थित होने सुस्पष्ट है। इन्होंने काव्य का सृजन किया है और डबराल जी ने अलंकार पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, डबराल जी की जो भाषा है वो भाषा विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित है, शांत और सुस्थित है। इन्होंने अपने काव्य में, ठीक है, काव्य का सृजन किया है। डबराल जी ने अलंकारों पर एक विशेष ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है, कि मंगलेश डबराल अपने साहित्यिक योगदान के लिए चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे और हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरण करता रहेगा। आगे आप ये लाइन भी में नोट कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरण करता रहेगा। यह हिंदी साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान है। आप ये लाइन लिख दीजिएगा, बेस्ट रहेगी इसके बारे में। तथा हिंदी साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक ही वीडियो में 5 से 6 कवि परिचय देखे जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने के इनके पूरे चांस है। आप सभी चाहते हैं कि आप सभी को वही कवि परिचय मिले जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाए, तो वही कवि परिचय आपको यहाँ पर दिए हैं जो आप सभी से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिन झिझक।